हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके CUT जीके 2025 के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स दैट वाज आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो लोग नए हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हम इसी तरह से आपके टॉपिक्स कवर करवाते रहते हैं और ये 4th वीडियो है हमारा CUT जीके की टॉपिक पर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसमें पूछा गया है कि 8th शेड्यूल में इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, 22 लैंग्वेज जो है, 22 लैंग्वेज जो हैं वो टोटल हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। इन 22 में से इनमें कौन सी नहीं है। देखिए, हमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन 22 लैंग्वेज में से सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है ये 22 लैंग्वेज है कौन सी। फिर जैसे ही आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा जब भी आपके सामने क्वेश्चन होगा, जो कि और जो मेन लैंग्वेज है वो तो आपको डेफिनेटली पता ही होनी चाहिए। इनमें से इंग्लिश जो है हमारे 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो 22 लैंग्वेज है वो कौन कौन सी हैं। देखिए, ये सारी असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं वो हमारे 8th शेड्यूल का पार्ट है। और एक तो क्वेश्चन ये बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 21st अमेंडमेंट में, जो कि 1967 में हुआ था, तो किस लैंग्वेज को ऐड किया गया था? सिंधी को ऐड किया गया था। और एक लैंग्वेज ऐड की गई थी, एक अमेंडमेंट थी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें इन 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोननकी को। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड वो है 92 अमेंडमेंट है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली को ऐड किया गया था। अब आप कहोगे जी ये तो बहुत मुश्किल है याद करना। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, 21 + 71 कितना होता है? 92। तो यही अमेंडमेंट है हमारी। 21st में क्या है? सिंधी ऐड हुआ। और 71 में क्या है? ये 3 लैंग्वेज ऐड हुई। और 92 में क्या है? ये 4 लैंग्वेज ऐड हुई। और देखो, आप जब आप देखेंगे ना इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हैं, जैसे असम हमारा स्टेट है तो असामीज़ है, बंगाल स्टेट है, बंगाली है, कश्मीरी है, मलयालम बोली जाती है, मणिपुरी है, इसी तरह से उर्दू भी है। तो आप देखेंगे ना, जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ये लैंग्वेज ऐसी हैं जो आपको दिखने, जैसे नेपाली है या नहीं, ये बच्चों को डाउट हो सकता है जिन्होंने गो थ्रू नहीं किया। संस्कृत है, ये डाउट हो सकता है। और इंग्लिश तो इसका पार्ट नहीं है। दो हर जगह इंग्लिश चलती है, लेकिन इंग्लिश 8th शेड्यूल में का पार्ट हमारा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी बार इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर हो चुकी है इंडिया में? 1 बार, 2 बार, 3 बार? अब आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर है C, 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा चुकी है। पहली बार 1962 में हुई थी इंडिया चाइना वॉर में, फिर 1971 में हुई थी इंडियन पाक वॉर में, और फिर हुई थी 1975 में। और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण यही एकमात्र इमरजेंसी है जो डिक्लेयर हुई थी। और अब कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस का वर्ड नहीं है, अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है आर्म्ड रिबेलियन में, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था। अगर आप अमेंडमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। आप पहले 3 वीडियो जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हें गो थ्रू करके यहाँ आएंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा इनको आंसर करना। तो सजेशन यही रहेगा, पहले उनको गो थ्रू कर लीजिए आप। ठीक है, अब है कि कौन सा आर्टिकल है जो फ्री लीगल एड और जस्टिस को प्रोवाइड करता है। फ्री लीगल एड के बारे में ये जो है DPSP के अंडर आता है कि फ्री लीगल एड देनी चाहिए, और ये 39A में डिफाइन है। जो 25 आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ को एस्टेब्लिश करने का राइट देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और 33 भी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें पूछा गया है, देखो पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, इसे 11 कर दिया गया था। अब एज ऑफ नाउ हमारे पास हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई थी? 44th अमेंडमेंट में, 86 अमेंडमेंट में, 73rd में या 97 में? इसका करेक्ट आंसर है 86 अमेंडमेंट में। 86 अमेंडमेंट में 21A आर्टिकल को, जो राइट ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
6 से 14 साल के लिए, उसे भी ऐड किया गया था और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई थी। 44th अमेंडमेंट आपको पता है ये 42nd के कुछ प्रोविज़न को क्या कहते हैं आप रोल बैक करने के लिए दी गई थी, और 73rd तो आपको पता है पंचायती राज से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है 86 अमेंडमेंट है। ठीक है, अब है राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंडर आता है? राइट टू प्राइवेसी, देखो अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, जिनके पास बुक है वो देखेंगे राइट टू प्राइवेसी तो इनमें से कहीं पर भी नहीं आता, लेकिन पुट्टा स्वामी की जजमेंट आई थी 2017 में, जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था और इसका 21 आर्टिकल का पार्ट माना था। आर्टिकल 21 जो है देखिए ये है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर, यानी कि हर एक इंसान की लाइफ है और लिबर्टी है और स्टेट उसे छीन नहीं सकता। अब इसी का ही पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। जब आप लॉ को इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 21 में तो कम से कम 50 राइट्स निकल के आ रहे हैं। जैसे ऐसे तो हर एक इंसान को है राइट टू हेल्थ का भी राइट है, और इस तरह से राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का भी राइट है। तो आप देखेंगे कितने सारे राइट्स निकल के आते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, राइट टू लिव है, ये राइट टू डेथ नहीं है, यानी कि आपको मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी? एमरजेंसी में भी किस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता? इसका करेक्ट आंसर है 20 एंड 21। वन ऑफ द, आप देखेंगे ना आर्टिकल 21 तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपकी लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि जो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज हैं आप उन्हें लागू नहीं कर सकते जब भी क्रिमिनल मैटर्स के लिए और डबल जेओपार्डी के ऊपर है। तो ये दो राइट्स जो हैं ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो ऑर्डिनेंस मेकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल में आती है? तो ये आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर आती है। 1, 2, 3। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई कानून बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा और उसे पार्लियामेंट बाद में विद इन 6 मंथ जो है अप्रूव कर देगी, लेकिन जिस दिन प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया उसी दिन से वो लागू हो जाता है। जैसे जलीकट्टू का मैटर एक बार आया था तब एक ऑर्डिनेंस आ गया था, आते रहते हैं वैसे। ठीक है, 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अब तक कितनी लोकसभा जो है फॉर्म की जा चुकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18th करंटली लोकसभा जो है वो चल रही है और ये 2024 के इलेक्शन के बाद फॉर्म की गई थी, याद रखना 18th। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 361 आर्टिकल, ठीक है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट इन ए कोर्ट अगेंस्ट किसके, यानी किसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, जो आर्टिकल 361 में लिखा है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती जब तक वो टेन्योर में है, जब तक वो टर्म में है। तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास किया गया था? देखिए ये आपके CUT जब 2024 का एग्ज़ाम था सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज वाला 73rd अमेंडमेंट कब पास किया गया था, वो था 1992 में, और ये सेम क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है 1985 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अब है इन विच रिट जुडिशरी ऑर्डर करती है एग्जीक्यूटिव को टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, यानी कि जुडिशरी ने कहा है एग्जीक्यूटिव्स को कि अपना काम कीजिए। कौन सी रिट है ये? 5 तरह की रिट है मेनली, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमेंस, प्रोहिबिशन, कोवरेंट एंड सर्चरी, जिसमें से सर्चरी एंड प्रोहिबिशन जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड है, मतलब कि लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट के बीच का मामला है। हैबियस कॉर्पस कोर्प्स मतलब कि बॉडी को लाइए, क्यूवरेंटो किस अथॉरिटी से, और मैंडेमेंस होता है वी कमांड। तो इसका करेक्ट आंसर है मैंडेमेंस। इसमें कमांड दी जाती है जुडिशरी के द्वारा किसी एग्जीक्यूटिव्स को कि आप अपना कार्य कीजिए, आप अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मैंडेमेंस। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को कहा जाता है। एक चीज़ याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीएम्बल का आइडिया हमें कहाँ से मिला, कहाँ से हमने बोरो की है? प्रीएम्बल भी बनानी है हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका करेक्ट आंसर है USA से। USA से हमने ये आइडिया लिया है और वहीं से हमने प्रीएम्बल को बोरो किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्ड जो हैं ऐड किए थे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट में। आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीएम्बल जो है सिर्फ एक ही बार अमेंड हुई है आज तक, वो 42nd अमेंडमेंट में ही हुई है। तो इसमें कौन से वर्ड को ऐड किया गया था? इसमें 3 वर्ड बेसिकली ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो याद रखना ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आर्टिकल है जो गारंटी देता है राइट टू फ्रीडम? देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आर्टिकल 19 में दिया गया है, लेकिन ये एक चीज़ याद रखना, ये एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, मोरालिटी है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में दिया गया है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल में है? मैं कहता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बी आर अम्बेडकर जी ने तो इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जिसमें 5 तरह की रिट जो हमने डिस्कस की हैं वो रिट इशू करने का राइट है जुडिशरी को। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर जब तक ये आर्टिकल ना होता तो बाकी आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं होती। रीज़न, हम एनफोर्स कैसे कराते हैं, हमें दे तो दिए सारे आर्टिकल की आपका ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, लेकिन एनफोर्स कब कराएंगे? इस आर्टिकल की मदद से, आर्टिकल 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? कब ऐड की गई थी? ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। जब हमने डिस्कस किया 10 ड्यूटीज़ जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट में दी गई थी, और जो 11th ड्यूटी है हमारी वो 86 अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। और एज ऑफ नाउ हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आर्टिकल 51A में दी गई हैं, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल 44th अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड विच राइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि कौन से राइट को रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में? तो वो था राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था जिसे रिमूव कर दिया गया, अब ये एक लीगल राइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक फंडामेंटल राइट ऐसा भी है जिसे रिमूव कर दिया गया है। हाँ है, वो कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया? कौन है सुप्रीम कमांडर हमारा आर्म फोर्सेस का? तो ये जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो सकते हैं, वो चीफ आर्मी स्टाफ को लगा सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही कमांड देता है आर्म फोर्सेस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा एम सिंह पाटिल, जो कि 2007 से 2012 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लोकसभा की कितनी सीट है? देखो ये 2020 से पहले लोकसभा में 545 सीट्स होती थी, जिसमें 2 सीट जो हैं वो रिज़र्व रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए, नॉमिनेशन के लिए उनको नॉमिनेट की जाती थी। लेकिन 2020 के बाद ये जो नॉमिनेशन है इसको एक्सटेंड नहीं किया गया, और अब 543 सीट्स हैं, जो कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आप कह सकते हैं, क्योंकि 104 अमेंडमेंट में पहले क्या होता था, अमेंडमेंट की जाती थी और इसको एक्सटेंड कर दिया जाता था, लेकिन इस अमेंडमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया, और ये 2020 में आई थी। और आप कह सकते हैं कि 2020 के बाद से अब सीट्स जो हैं वो 543 हो गई हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखिएगा, पहले हमारी लोकसभा की सीट 525 थी, जिसे बढ़ाकर 545 किया गया 31st अमेंडमेंट में, और वापस से अब ये 543 हो चुकी हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 552, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टाइम्स ए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार? जो हमने डिस्कस किया, ओनली 1 टाइम जो है ये अमेंड की गई है, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में अमेंड की गई थी। ठीक है, ओनली वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीएम्बल इज नोन एज, प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। प्रीएम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ये। लेकिन हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है, या प्रेसिडेंशियल है?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल इन नेचर है। क्वासी का मतलब क्या है, देखो फेडरल का मतलब होता है जहाँ पर स्टेट्स की ज़्यादा चलती है, जैसे यूएसए है, वहाँ पर हर एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वहाँ की सिटीजनशिप अलग है। ये यूएसए सब अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग अपने चलाते हैं। वो तो हो गया फेडरल, जहाँ पे स्टेट्स को इक्वल या बिल्कुल अच्छी खासी पावर दे रखी है। क्वासी फेडरल है कि जहाँ बैलेंस बनाया गया है, वहाँ पर यूनियन को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, दोनों एक दूसरे की मानते हैं। कभी स्टेट पावरफुल हो जाती है, कभी यूनियन पावरफुल हो जाता है, लेकिन क्वासी फेडरल इसे कहा जाता है। यूनिटरी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूनियन हो, ठीक है, तो इंडिया एक क्वासी फेडरल है। ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जिस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह का पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह की पावर स्टेट को है, जिस तरह की पावर यूनियन को है, उससे हम ये कह सकते हैं इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, किसका फीचर है जो हमने अडोप्ट किया है, ये ब्रिटेन का फीचर है जो हमने अडोप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, कब हमने ड्राफ्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट की थी। करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 49 को, और इसी डेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949, ये इसी दिन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर को अडोप्ट किया था, और 26 नवंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मनी बिल, मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में जो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है ये किस लिस्ट में दिया गया है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट में दिया गया है, और स्टेट के पास ये राइट है, वो इस पर कोई भी कानून बना सकती है, और टैक्स लेने का अधिकार भी स्टेट के पास है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आएगी, तो आर्टिकल 16 आपको याद आना चाहिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है, ठीक है। पहली बात तो जिन्होंने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा है, ये भी राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, तो इसमें से एक ही ऑप्शन है जो 14 से 18 तक है, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कौन है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इसका करेक्ट आंसर है अटॉर्नी जनरल। चीफ जस्टिस नहीं होता, लॉ ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर केसेस को प्रेजेंट करता है, जहाँ पर गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है वो आंसरेबल करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ नोन एज, क्या कहा जाता है, जो हमने डिस्कस भी किया, दिस इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, देखिए गांधी जी का मेन लगाव था कॉटेज इंडस्ट्री से, और इसे डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी दिया गया है, और ये आर्टिकल 43 में डिफाइन है, जहाँ पर ये कहा गया है कि स्टेट प्रमोट करेंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज को, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, या एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, ये एनफोर्स नहीं कराई जा सकती कोर्ट में। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, कोई अगर उसे छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, रिट इशू करवा सकते हैं, जो 32 आर्टिकल के तहत या 226 आर्टिकल के तहत कि मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकती है कि आप इसका राइट वोलेट नहीं कर सकते, यानी कि ये एनफोर्स किए जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन डीपीएसपी में जो भी लिखा हुआ है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा हुआ है, या इक्वल पे इक्वल वर्क की बात की गई है, जो भी यहाँ पे दिया गया है, ये एनफोर्स नहीं करा सकते, यानी कि अगर स्टेट ये नहीं देती तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते जी देखो स्टेट ने ये काम नहीं किया, तो कोर्ट कहेगी देखिए ये एक डायरेक्शंस हैं कि जो स्टेट को फॉलो करनी है, लेकिन ये नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर हैं, एनफोर्स नहीं किए जा सकती, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन प्रिसाइड करता है राज्यसभा में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड ओवर करता है राज्यसभा में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 61 में दिया गया है, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। देखिए अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर जो डायरेक्ट, एक तो हमने आर्टिकल 21 ये देखा था राइट टू एजुकेशन के ऊपर, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और एक डीपीएसपी भी है जो डायरेक्ट करती है स्टेट को कि वो प्रोवाइड करे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 45 में दिया गया है। 43 क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड। 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो 4 यूनिफॉर्म है ना, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। और 45 क्या है, ये एजुकेशन देने से रिलेटेड है। याद रखना तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 50 किससे डील करता है, देखिए अब हमारे यहाँ पे सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, ये डील करता है 50 आर्टिकल में। सेपरेशन है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम में नहीं आएगी और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम में नहीं आएगी। दोनों का अलग अलग काम है, दोनों को अलग अलग काम पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीएसपी जो है, विच प्रिंसिपल अंडर डीपीएसपी रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 48A में दिया गया है कि हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को और ये वाइल्ड लाइफ को। ये भी एक डीपीएसपी है, यानी डायरेक्शन है स्टेट को कि आप प्रोटेक्ट कीजिए एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। 48A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा डीपीएसपी है जो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू द वर्कर। ये 42 आर्टिकल में है, यानी कि आपको ह्यूमन कंडीशन देनी है किसको, वर्कर्स को। ये डीपीएसपी में है, कौन से डीपीएसपी में है, 42 में। 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, 43 में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड देना है, और 45 में जो हमने अभी डिस्कस किया एजुकेशन देनी है सभी बच्चों को, कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। ये एक फ्लो में आप पता क्या कीजिए, 4-4, 5-5 का पेयर बना लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कभी नहीं भूलेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्टेट द स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात 51 आर्टिकल में की गई है, यानी कि स्टेट को प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है, किसके थ्रू इलेक्ट होता है, किस तरह से होता है। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल मोड वोट, ये मेथड है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या किया जाता है, पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, काउंसिल्स हैं, वो सब इलेक्ट करती हैं और उनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 54 में दिया गया है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस किस में दिया गया है, 61 में दिया गया है। 44 में क्या होता है, इलेक्शन, और 61 में इम्पीचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आएगी तो 25 से 28 आपको याद आना चाहिए। देखिए हम जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले कई वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने ही चाहिए। इसलिए हम उन्हें क्वेश्चन फॉर्म्स की तरह डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप अटैम्प्ट भी करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे, आपको पता भी लगेगा, क्रक्स भी पता चलेगा, ठीक है। और इनको मत छोड़िएगा। आप देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही लैंग्वेज में पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप देखिए अगर हम आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, किससे रिलेट करता है, 30, 23, 24 किससे रिलेट करता है, 19, 22 किससे रिलेट करता है। तो ये क्वेश्चंस देने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल क्रक्स समझें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता चलें और उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा फंडामेंटल राइट है अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीज़न। देखिए कुछ राइट्स सिटीज़न को अवेलेबल होते हैं, कुछ राइट नॉन सिटीज़न को यानी कि सबको अवेलेबल होते हैं। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया गया है कि हु कैन अवेल द फंडामेंटल राइट। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, कौन कर सकता है, सिर्फ जो राइट दिया गया है इंडियन सिटीज़न को वो है राइट टू डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का जो अधिकार है वो सिर्फ सिटीज़न क्लेम कर सकते हैं। रिलीजन जो है वो सबके लिए है, और राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं। एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेन आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये भी सबके लिए है, चाहे वो सिटीज़न है या नहीं है, ठीक है।
हु डिसाइड क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10 शेड्यूल, कौन डिसाइड करता है? जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, पहली बात पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ है 10 शेड्यूल में। एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए आया था? एमपी और एमएलए से रिलेटेड, कि वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो क्वालिफाई किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसका हक स्पीकर को है, स्पीकर डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है इंडिया की, वो किससे कंसिस्ट करती है? उसमें हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ काउंसिल प्रेसिडेंट आते हैं, या हाउस ऑफ पीपल आता है, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट आती है, सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट आती है। मींस लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 चीज़ें हैं। अब कह रहा है कि पार्लियामेंट किससे कंसिस्ट करती है? तीनों से कंसिस्ट करती है जी। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है, ये याद रखना, और ए इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच आर्टिकल रिलेट्स टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल के अबॉलिशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 18 में ये कहा गया है कि कोई भी टाइटल्स नहीं लेगा। देखो 14 है क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा के ऊपर। और 16 है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल सब कुछ इक्वालिटी रहे। 17 है अनटचेबिलिटी के ऊपर, और 18 है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल के ऊपर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को किस तरह डिक्लेयर किया है? क्वासी फेडरल में, फेडरल में, यूनिटरी स्टेट में, या यूनियन ऑफ स्टेट में? जो डिक्लेयर किया है वो यूनियन ऑफ स्टेट में डिक्लेयर किया है, लेकिन एज ए नेचर क्वासी फेडरल इन नेचर है, लेकिन और यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्वासी फेडरल का तो नाम ही नहीं है कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर, यानी कि हाइट ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तमिलनाडु को टिक कर देते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट है इन पार्लियामेंट हु टुक द फाइनल डिसीजन वेदर इट इज़ ए मनी बिल और नॉट, मनी बिल है या नहीं, कौन इस पर डिसाइड करता है? स्पीकर इस पर डिसीजन देता है। और मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल 110 है जो हमने डिस्कस किया है। ये 50 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, इन्हें गो थ्रू कीजिएगा, अटैम्प्ट कीजिएगा। हम इसे जल्द ही अपनी वेबसाइट previousnotes.com पर भी पब्लिश कर देंगे, जहाँ पर आप इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पर सेक्शन है प्रीवियस पेपर्स का, MCQ का, वहाँ पर आप गो थ्रू करके इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, विद इन अ वीक हम इसे कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ। एंड बिफोर लिविंग आपसे रिक्वेस्ट होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, जय हिंद।